देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है? परागण जो है एक प्रकार की घटना है। ये क्या एक प्रकार की घटना है। घटना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। ठीक। और परागण की घटना जो होती है ये पराग कणों के द्वारा घटित होती है। किसके द्वारा? पराग कणों के द्वारा। ठीक, बात सुन। तो परागकण जो है ये दूसरी चीज है और परागण दूसरी चीज है। पराग कणों के द्वारा ही परागण की घटना संपन्न होती है। ठीक है। परागकण जो है ये एक भाग का नाम है। ये क्या है? पुष्प का एक भाग होता है, मतलब ये पुष्प में पाया जाता है। और परागण जो होती है एक घटना संपन्न होती है। ठीक, तो परागकण और परागण दोनों दो चीजें। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा कि परागण होता क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर जो है कोई एक जो है, मान लेते हैं फूल है, ये इसका अंडाशय हो गया। ठीक, और ये इसका बाह्य दल और ये सब क्या हो गए? इसके दल। ठीक ना? और यहां पर इसके जो है ये सब क्या है? इसके पराग कोष। और ये वाला जो पराग कोष ये हो गया, और ये हो गया इसका तंतु। यही होता ना? ये भी पराग कोष। ये हो जाएंगे इसकी क्या? दल। और ये क्या हो जाएगा? इसका बाह्य दल। इतना क्लियर? ये जो आपको गोलाकार जो है आकृति जो आपको दिखाई दे रही है ये इतना कहलाएगा इसका अंडाशय। इसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ठीक, और अंडाशय के अंदर जो है ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी जिनको हम क्या बोलते हैं? बीजांड। ये क्या है? तो बीजांड है, जिसको इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं। ठीक, बात सुनिए। और इन बीजांड के अंदर यहां पर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। इंग्लिश में एग सेल। अंड कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल। बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? परागण। तो इतना तो हमको आपको पता है कि परागण की घटना जो है किसके द्वारा होगी? पराग कणों के द्वारा, बाय पॉलन ग्रेन। ठीक, अब यहाँ पे परागकण जो है रहता कहाँ है? तो पराग कोश में कौन रहता है? परागकण। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यही परागकण जो है ना, जब ये परागकोश फटेगा तो परागकोश फटेगा कब? जब ये पूर्ण रूप से विकसित और तैयार हो जाएगा, तब ये तापमान के प्रभाव में आकर के जो है क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जैसे कोई चीज जो है, मतलब किसी चीज के जो चटकने का चांस होता है, जैसे लोग घर बनवाते हैं गर्मियों में तो बार बार उसको पानी डालते हैं ताकि वहां पे दरार ना पड़े, चटकने ना पाए। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है कि जब तक इस पर धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा ना तब तक ये चटकने वाला नहीं है। बात सुनिए, आप देखिए सरसों होता है ना, सरसों जब वो फल ले लेता है मार्च के महीने में, अगर कटाई ना की जाए समय पे तो हमको लगता है कि अगर मई तक छोड़ दिया जाए तो उसका जो केवल डंठल होता है वही आएगा, सरसों का दाना एक नहीं आएगा। ठीक, तो तापमान जो होता है ये किसी भी चीज को जो चटकाने में बहुत हद तक जो है सफल रहता है। ठीक, तो जब परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, ठीक, तो यही परागकण जो बाहर आएंगे। लेकिन एक मामला आता, बाहर कब आएंगे? तो जब ये जो है परागकोश तापमान के प्रभाव में आकर के जो है या शुष्क वायु के, शुष्क मतलब गर्म होता है, शुष्क वायु के संपर्क में आकर क्या हो जाएगा? खुद ये फट जाएगा। और इस फटने की घटना को हम क्या बोलते हैं? स्फुटन। ठीक, जब स्फुटन की घटना हो जाएगी तो यही परागकण जो है ना पहुंच जाएगा कहां पर? वर्तिकाग्र पर। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। और यहां से यहां तक का पूरा भाग क्या कहलाएगा? ये वर्तिका या स्टाइल।
वही स्टाइल, फैशन वाला स्टाइल है ना, STYLE स्पेलिंग सेम है। तो वर्तिकाग्र की इंग्लिश क्या होती है? स्टिग्मा, और वर्तिका की स्टाइल। ठीक, तो ये परागकण जो है यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद इसका कौन सा घटना होगा? अंकुरण या जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन जब होगा तब ये जो है क्या बनाएंगे? पराग नली। ये देखिए पराग नली बनाएगा, और पराग नली बनाने के बाद ये नीचे से आकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जब ये जुड़ जाएंगे तो यहीं पर जो है जो परागकण है ना वो डिवाइड हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ये अंकुरित होगा कितना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2। पीछे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ना वीडियो में। तो यहाँ पे जो है एक वाला इधर आ जाएगा और एक ठू इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प में जो है या फूल में एक बार में कितने स्थानों पर निषेचन संपन्न होता है? तो 2। इसीलिए पुष्प में बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता। बस जी, दोहरा निषेचन जो है पौधों में पाया जाता है जनरल। जैसे आप देखेंगे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं उनमें फैशन चला आ रहा है 4 बच्चे को जन्म देना। जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है ना, वो कितना कम से कम 3-4 को जन्म देते ना। आदमी एक को जन्म देता है ना। तो हर में जो है एक सिस्टम बन गया है कि वो कितने को जन्म देगा, ठीक है ना। अब कभी काल क्या होता है कि सिस्टम से हट जाता है थोड़ा सा, तो वो अपवाद हो जाता है। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल जनरल नियम की बात कर रहा हूं। मतलब जो सामान्य घटना है, किसी भी जीव के साथ जो घटित होने वाली सामान्य घटना है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे मान लीजिए कुत्तों में अगर बात की जाए तो उसमें 3-4 का नॉर्मल सिस्टम है, बस मेरी। और मनुष्य में 1 का नॉर्मल सिस्टम है। अब किसी किसी को जुड़वा हो जाता है, जुड़वा 3 टाइप के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ पे पुष्प में जो है एक जनरल घटना है कि एक पुष्प में कितना निषेचन होता है? तो 2 निषेचन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? दोहरा निषेचन के नाम से। बस सुने, अब देखिए हम लोग परागण की घटना पढ़ेंगे। पराग कोश में उपस्थित परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। अगर मान लीजिए और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो पराग कोश में उपस्थित परागकण तथा पराग कोश का परिपक्व होने के पश्चात पराग कोश स्फुटित हो जाता है, और इस दौरान इसमें उपस्थित परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने तक की घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बहुत शॉर्ट में लिखना चाहें तो इतना जरूर लिखना पड़ेगा कि परागकोश में उपस्थित परागकणों का परिपक्व होने के पश्चात वर्तिकाग्र पर पहुंचना, उसी को हम क्या बोलेंगे? परागण। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना बार आप कोई डिफिनीशन बताएंगे दूसरे को उतने वर्ड अलग अलग निकलेगा, लेकिन जो अर्थ होगा उसका वही होगा, एक ही होगा, है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परागकोश लिखते रहिएगा आप लोग परिभाषा पहले। परागकोश में उपस्थित परागकणों, परागकण की इंग्लिश क्या होगी? पॉलन ग्रेन। परागकोश में उपस्थित परागकणों का परागकोश के पूर्ण विकसित एवं परिपक्व होने पर परागकोश फट जाता है, तथा इसमें उपस्थित परागकण
उपस्थित परागकण, इंग्लिश जाएगी पॉलन ग्रेन, POLLENGRAIN, पॉलन ग्रेन पुष्प के वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र की इंग्लिश क्या होगी? स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, बात सुनिए। तो यहां पे जो है कैसे क्या सिस्टम काम करता है। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सहायक चक्र और आवश्यक चक्र, दो चक्र होते हैं। सहायक चक्र में कौन आएगा? सेपल और पेटल, मतलब बाह्य दल और दल। आवश्यक चक्र में कौन आएगा? पुंकेसर और स्त्री केसर। बस आवश्यक का मतलब जिसकी वजह से काम रुक जाए, उसको हम किसमें काउंट करेंगे? आवश्यक। मतलब अगर वो चीज नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए चाय बना रहे हैं, चाय में सब कुछ हो, चीनी ना हो, ठीक ना, या चाय पत्ती ना हो। बस अगर मान लीजिए आपके पास चाय पत्ती नहीं होगी तो हो सकता है आप गुड़ डाल के काम चला लें। आपके पास सब कुछ है, दूध नहीं है तो काली चाय बन ही जाएगी। लेकिन चाय पत्ती अगर वहां पे नहीं होगी तब वो जो है चाय के बजाय क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। तो वहां पर जो मेन घटक कौन हुआ? चाय पत्ती। तो अगर कोई पार्ट ऐसा है जिसके अभाव में जो है ना आपकी जो प्रक्रिया है वो बाधित हो, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? सहायक में कि आवश्यक में? आवश्यक, मतलब जिसके ना होने पर आपका सिस्टम काम करना बंद कर दे। ठीक है ना, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? आवश्यक चक्र में। और कुछ घटक ऐसे होते हैं कि जिनके अगर नहीं होने पर दूसरा कुछ यूज कर लिया जाए तब भी काम चल जाएगा, उसको किस में काउंट करेंगे? सहायक में। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर चाय बना रहे हैं तो मान लीजिए दूध नहीं है तो काली चाय बन ही सकती है, हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए आपके पास शक्कर या चीनी नहीं है तो आप उसमें गुड़ डाल दीजिए, ठीक है ना, या स्पार्टेन डाल दीजिए। स्पार्टेन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? स्पार्टेन एक प्रकार का केमिकल है। यह जो है कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है और ये चीनी से कई गुना मीठा होता है, मतलब और चीनी से सस्ता भी है। ये स्पार्टेन जो है चीनी से सस्ता भी है और चीनी से कई गुना मीठा है। और अगर मान लीजिए आप जो है 1 किलो चीनी लेते हैं तो मान लीजिए वो इतना स्थान घेरता है, 1 किलो चीनी, ठीक ना। अगर आप स्पार्टेन लेंगे ना तो ये इतना स्थान घेरेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्पार्टेन होता है इसका वजन कम होता है, ज्यादा कम होता है, ये हल्का होता है, लेकिन खतरनाक बहुत होता है। हमारे आपके शरीर में ये पचने वाला नहीं है। तो स्पार्टेन जो होता है ये एक तरीके का जो है मीठा पदार्थ होता है, लेकिन ये केमिकल का बना होता है। बात सुनिए। तो कभी काल जो है हम लोग, अच्छा हमारे आपके बस की बात नहीं है, पता तब चलेगा जब एक चीनी जो है ये बहुत ज्यादा सफेद होगा, बहुत ज्यादा, ठीक ना। इसकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा चेंज होती है। और आप जनरली अगर जो चीनी को इसको लेकर देखें खुद पता चल जाएगा कि जो वजन क्या होता है। आप लोग देखते होंगे चीनी 1 किलो बहुत ज्यादा नहीं होता, इतने होता है, ठीक ना। बात सुन रही? तो ये स्पार्टेन जो होता है ये वजन में हल्का होता है, ठीक। बात सुनिए, इसको लिख लिया आप लोग, बन गया, ठीक। अब हिंट डालिएगा परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।
परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार की अगर बात करें तो ये स्पेशली दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। अब एक चीज बताइए, सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने में ही। सेल्फ का मतलब यहां पे क्या? अपने में। जैसे होता नहीं सेल्फ डिपेंड, अपने पर निर्भर, है ना? तो यहां पे सेल्फ में क्या हो जाएगा? अपने में करा लेगा, ये सब कुछ अपने में ही कर लेगा, दूसरी जरूरत नहीं है, बस नहीं। और यहां पर क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। पार करना का मतलब क्या हो गया? अपने में कि दूसरे के साथ। तो ये अपना एरिया क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा, मतलब दूसरे से। ठीक। अब यहां पर अपने में और दूसरे से जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको जो है ये अपने में और दूसरे से जो है ये पादप की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है, पौधे की तरफ, प्लांट की तरफ। बात समझ आ रही है? ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो प्लांट की तरफ। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एक पौधे में चलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि पौधों की संख्या क्या होनी चाहिए? एक से ज्यादा। मतलब ये इस सेल्फ पॉलिनेशन में एक पौधा, सेल्फ पॉलिनेशन में एक पौधा, और क्रॉस पॉलिनेशन में एक से अधिक पौधे। 1+ का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा 2000, 220 हो जाए, 2 लाख हो जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। स्वपरागण इंग्लिश होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा एक चीज बताइए, दुनिया का सबसे अच्छा जो है परागण कराने वाला जीव किसे माना जाता है? तो मधुमक्खी। ठीक है ना? जैसे हर चीज में एक स्पेशलिस्ट माना जाता है, जिसे डॉक्टर में ले लिया जाए तो बोलते नहीं कि आंख स्पेशलिस्ट है, दांत स्पेशलिस्ट है, नाक स्पेशलिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट है। तो हर चीज का एक फिक्स क्राइटेरिया होता ना कि वो उसी में काम करेगा। सबसे ज्यादा जानकार कौन होता है? चौराहा डॉक्टर। हाँ हाँ, वो जो है आप जाएंगे तो जिंदगी में नहीं बोलेगा हम आपको नहीं ठीक कर पाएंगे। रोज आइए, रोज पैसा दीजिए, रोज और बीमार होते चले जाइए आप। ठीक। सबसे ज्यादा जानकार वही होता है, चौराहा डॉक्टर। वो बोलता है हम आपको जरूर ठीक कर देंगे, और जब सोचेगा ये तो जाने वाला है ना, तो बोलेगा अब हमसे ना होगा जी। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्वपरागण क्या होता है? अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? स्वपरागण की क्वालिटी क्या है? इसमें कितना पादप होगा? एक पादप होगा। तो करना कुछ नहीं है, हम लोग एक पादप बनाते हैं, एक यहां पर बना लेते हैं। अब चित्र मुझे बनाने नहीं आता है, ठीक है? तो यहां पर जो है इसमें जो है हम एक से अधिक पुष्प बना लेते हैं। देखिए ये हो गया, मान लेते हैं इसमें फूलों की संख्या कितनी है? तो 2 है। ठीक। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? पराग कोष। इसको हम बोलेंगे पराग कोष।
परागकोश में कौन रहता है? परागकण, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। अब ये परागकण जो है ना निकलेगा, निकलने के बाद अब हो सकता है ये परागकण इसी वर्तिकाग्र पर आ जाए, मतलब जिस फूल का, जिस पुष्प का परागकोश है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, या हो सकता है ये बोला नहीं आ रही, ये होटल ठीक नहीं है, यहाँ खाना ठीक नहीं है, यहाँ चलते हैं दूसरी पार्टी में, यहां आ गया, ठीक। तो लेकिन दोनों केसेस में क्या है, पादप जो है, जो प्लांट है, जो पेड़ है, वो फिक्स है कि बदल गया? फिक्स है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। तो आप जो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, पहले हम लोग देहाती भाषा में समझते हैं, तो जो है टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे और परिभाषा बनाएंगे। यहां पर एक कंडीशन ये है स्वपरागण के अंतर्गत कि जो पादप होगा वो कितना होगा? एक मात्र होगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्वपरागण में जो पादप होगा उसमें फूलों की संख्या एक से अधिक हो या एक हो, उससे मतलब हमसे नहीं है। लेकिन पौधा जो है या पादप जो होगा वो कितना होगा? एक ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें मान लेते हैं कोई एक फूल का जो परागकोश है, कोई एक फूल का जो परागकोश है उसमें क्या पाया जाता है? परागकण। ये परागकण निकलने के बाद हो सकता है कि जिस पुष्प का परागकोश है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए परागकण, या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण। मतलब सीधा सीधा टर्म ये है कि पादप चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे स्वपरागण में स्वपरागण में किसी पादप में उपस्थित पुष्पों या फूलों के परागकोश स्वपरागण में किसी पादप में उपस्थित पुष्पों के परागकोश में से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प, उसी पादप है ना, उसी पादप के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। देखिए हम लोग जो है एक बार जो वर्ड जो सिस्टम वहां अप्लाई किए हैं, एक बार सेंटेंस में देखते हैं कि वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वपरागण में किसी पादप में उपस्थित पुष्पों के परागकोश में से निकला हुआ परागकण,
स्वपादप में किसी स्वपरागण में किसी पादप में उपस्थित पुष्प, ये पादप हो गया, ये क्या हो गए इसके पुष्प हो गए, उसमें उपस्थित क्या पराग कोष में से निकला हुआ पराग कण, ये पराग कोष हो गया, इसमें से क्या निकल रहा पराग कण, उसी पादप के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र। अब ये निकलने के बाद हो सकता है उसी पादप मतलब यही पौधा के उसी पुष्प यही फूल के वर्तिकाग्र, या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, या हो सकता है कि इस फूल पर ना जाकर के उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे स्वपरागण। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो इसमें जो है ये हमारा कंडीशन पूरा हो गया कि एक पादप होना चाहिए, तो एक ही पादप में सारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात समझ आई, बनाएंगे इसको, बनाओ, हो गया है, ठीक। अगला हेड बनेगा पर परागण। थैंक यू। पर परागण, पर परागण, इसमें पादप की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक से अधिक हो जाएगी, 2 और 5 नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन दिया है कि नहीं 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है नरेंद्र मोदी को वोट चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। यहां पर जो है हम लोग अगला क्या है क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब यहां पर क्रॉस का मतलब क्या होता है, अपना आप छोड़ करके जाएंगे दूसरे में पहुंचेंगे तभी उसको क्या बोलेंगे हम क्रॉस, ठीक। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे थे, तो जिस किनारे से आप जा रहे थे, जिस लाइन से आप जा रहे थे, उसको छोड़ करके आप क्या किए सीधा जाना शुरू कर दी, है ना। जैसे मान लीजिए ये सड़कें हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए इधर से जा रहे थे, तो जब तक आप इसी में चल रहे थे तो क्रॉस नहीं कर रहे, जब आप इधर जाना चाहेंगे डायरेक्टली पार होना चाहेंगे तब आपको क्या बोला जाएगा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अपना वाला छोड़ करके क्या हो जाएगा, ये दूसरे पादप के एरिया में पहुंचेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इतना तो हमको पता है कि इसमें प्लांट्स की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो होगा वो क्या होगा मोर देन 1, मतलब 1 से अधिक होगी, ठीक। तो यहां पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि 2 पादप बनाते हैं, फिर जो है यहाँ पर एक चीज हमको और ध्यान देना है कि इसमें जो है वर्तिकाग्र वगैरह बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक पादप ये हो गया, दूसरा बनाते हैं, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं
ठीक है ना। यहाँ पे हमको परागकोश से और वर्तिकाग्र से मतलब है। ये वाला भाग कहलाएगा इसका क्या, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और परागकोश को एंथर। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए इस केस में क्या होगा इसमें कि मान लेते हैं ये वाला परागकोश जो है, ठीक है ना, ये वाला जो परागकोश है ये क्या होगा, फटेगा। ठीक, बात समझ आई। ये वाला क्या है, परागकोश है। ये परागकोश क्या होगा, फटेगा। फटने के बाद इसमें से कौन निकलेगा, तो पराग कण। ठीक, परागकण निकला। परागकण निकलने के बाद क्या होगा, ये परागकण जो है ना, एक चीज ये मतलब जो है सोच लिया है कि यार बहुत चटनी भात खाए, अब नहीं खाना है। मतलब जिस पौधे पर था ये, उस पौधे के वर्तिकाग्र, उस पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये क्या करेगा, अब की बार पौधा चेंज कर देगा। इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी है। तो ये परागकण जो है किस पौधे का है, बी का कि ए का, बी का है ना। तो अब की बार ये बी पौधे के किसी भी वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, ए के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि इसी पर जाएगा, ये भी हो सकता है या करके इस पर चला जाए, ठीक है ना। लेकिन जाएगा जरूर दूसरे पे। बात सुना नहीं, जाएगा जरूर दूसरे पे, अपने पर नहीं रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस। मतलब इसने क्या किया, इसका एरिया यहां तक है ना, ये वाला देखना है ना, इसने क्या किया, अपना एरिया क्रॉस कर दिया कि अपने एरिया में ही है, अपना एरिया क्रॉस कर दिया। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, परिभाषा देखिए, सिंपल वर्ड में पहले समझ लेते हैं दिमाग में। इसमें क्या होगा कि पादप की संख्या क्या होगी, एक से अधिक। मतलब हम कह सकते हैं कम से कम 2 या 2 से अधिक पादपों के बीच ही पर परागण संपन्न होगा, एक पौधे में संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर पादप की संख्या, जो हमारा बेसिक टर्म क्या है, सबसे जरूरी वर्ड क्या है इसमें, तो पादप की संख्या कम से कम 2 या 2 से अधिक। ठीक है ना, ये बेसिक वर्ड हो गया। और इसमें जो परागकोश से निकला हुआ परागकण होगा, वो अपने पादप के या उसी पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना जाकर के कहां जाएगा, दूसरे पुष्प के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। दूसरे पादप के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। बात समझे। परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे, लिखिएगा पर परागण में, या में बजाय में मत लिखिएगा, पर परागण 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पादपों के पुष्पों के मध्य संपन्न होती है। के मध्य संपन्न होती है। ठीक, फिर नई लाइन से क्या लिखेंगे, पर परागण में किसी एक पादप, किसी एक पादप के किसी
पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण निकला हुआ परागकण उसी पादप के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न जाकर किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना पर परागण कहलाता है। ठीक है, तो पर परागण क्या होता है? यहां पर कुछ बेसिक टर्म है। किसी एक पादप के किसी एक पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के उसी पादप के उसी पुष्प या किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना जाकर के ये कहां जाएगा? तो किसी अन्य पादप, ये टेक्निकल वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा? पर परागण। तो इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप परिभाषा लिखेंगे ना तो रफली जो है कहीं चित्र बना लीजिएगा, नहीं तो एक भी वर्ड अगर आपने उल्टा सीधा किया तुरंत जो है ना परिभाषा का अर्थ जो है दूसरा कुछ निकल लेगा। तो बिना चित्र के जो है ना, बिना डायग्राम के अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। या तो भाई रटने में कोई एक्सपर्ट होता ना, ऐसा रटोगे कितना रटोगे, क्या हेडिंग रटोगे, है ना? तो थोड़ा सा अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ेंगे ना तो आपको जो बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको केवल आप समझ लेंगे ना तो आपको जो बार बार जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सुनिए, ठीक, इसको बना लीजिए। अब देखिए पर परागण जो होता है ये कितने विधियों से होता है? ठीक, पर परागण की विधियां, ठीक। तो पर परागण जो होता है इसमें जो है एक तो हो जाएगा जल परागण, दूसरा हो जाएगा कीट परागण, तीसरा हो जाएगा वायु परागण, और चौथा हो जाएगा जंतु परागण। ठीक, चार चीजें हैं इसमें। जल परागण क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक जो है तालाब है, ठीक है ना, और इसमें जो है इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, बस ना, इतना पानी भरा हुआ है और एक पौधा
फूल सहित मान लीजिए यहां पर है, और एक पौधा फूल सहित यहां पर है। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर फूल है तो वहां पर परागकोश भी होगा। परागकोश क्या होगा, निकल करके जो है जल के साथ तैरता हुआ जो है आ जाएगा कहां, इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर। इसको हम क्या बोलेंगे, जल परागण। कोई दिक्कत नहीं ना। कीट परागण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरसों का जो मान लीजिए खेत है ना, कोई सरसों का खेत है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमको आपको केवल दिखाई देंगे, लेकिन हम और आप देखते हैं इधर से आया इधर से गया, हम आप उसको पकड़ नहीं सकते। आंखों में नहीं पड़ जाता है छोटा छोटा, ठीक ना। आते जाते समय जो है इस सरसों वाले सीजन में आपको स्पेशली देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो ये जो मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये जब जिस पुष्प पर बैठ जाएंगे, ठीक, तो उस पुष्प से जो है फिर उठ करके दूसरे पुष्प पे जाएंगे, तो परागकण को लेकर जाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, कीट परागण। बात समझ आई? और वायु परागण, वायु परागण का मतलब जैसे मान लीजिए सरसों का पेड़ है, ठीक, और सरसों उसमें फूल लगे हुए हैं। अब हवा तेजी से चलना शुरू हो गया, तो हवा जब तेजी से चलेगा तो उसमें जो परागकोश के अंदर जो परागकण है वो हवा के माध्यम से क्या हो जाएंगे, उड़ करके एक फूल से क्या चले गए, दूसरे पेड़ के फूल पर चले जाएंगे। तब हम क्या बोलेंगे उसको, वायु परागण। बस यही। तो वायु परागण में क्या होगा कि हवा के माध्यम से जो परागकण होंगे उड़ करके कहां चले जाएंगे, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तब इसको हम क्या बोलेंगे, वायु परागण। ठीक, लास्ट आता हमारा क्या, जंतु परागण। जंतु का मतलब जो है मान लीजिए कोई भी जानवर जो है कहीं पर पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनके बीच से कोई जानवर होता हुआ जाता है, तो इस केस में भी क्या होगा कि उसके शरीर के संपर्क में आने से, हिलने की वजह से क्या हो जाएगा, वो उड़ करके जो वहां से क्या जो परागकण होता है वो हट करके कहां चला जाएगा, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जंतु परागण। ठीक है ना, बात समझे? अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम परागण। ठीक है ना। कृत्रिम परागण में क्या होगा कि मानव का हस्तक्षेप होगा। उसमें हम लोग दो हेडिंग पढ़ेंगे, एक होगा हमारा विपुंसन, ठीक, जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और दूसरा होगा बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग। ठीक, तो दो चीजें हमको पढ़ना है, आज यही छोड़ दीजिए।